नमस्कार दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक यूपीआई यूजर है, यानी कि आप यूपीआई से बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। यूपीआई की कितनी लिमिट होती है, कितना कनेक्शन हम यूपीआई से कर सकते हैं अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल एकदम नया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे जानकारी जो मिलती है वो आपको एकदम जेन्युइन और सटीक मिलती है। चलिए बात करते हैं यूपीआई के बारे में। तो देखिए, आज के टाइम में यूपीआई का एक बहुत बड़ा एरा चल रहा है, यानी कि यूपीआई का ही टाइम है, यूपीआई का ही जमाना है। और आज के टाइम में हर कोई लोग जो है यूपीआई से ही ट्रांजेक्शन करते हैं। वो अलग बात है कि कोई आदमी फोन पे यूज करता है, पेटीएम यूज करता है, या फिर गूगल पे यूज करता है, या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म वो यूपीआई का यूज करता है। और मैंने तो ये भी देखा है कि एक व्यक्ति अपने फोन में सारी की सारी ऐप इंस्टॉल करके रख लेता है, गूगल पे भी कर लेता है, और फोन पे भी कर लेता है, और पेटीएम भी कर लेता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इनकम टैक्स इस चीज को किस तरीके से लेता है और आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आप यूपीआई करते हैं तो 3 तरह की वहाँ पे कैटेगरी होती है यूपीआई करने वालों की। तो पहली कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो यूपीआई की ट्रांजेक्शन ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि यूपीआई जो है हमें कुछ रिवॉर्ड्स देती है या फिर कुछ कैशबैक देती है ना। तो इस तरीके के कुछ लोग होते हैं। अगर इन्हीं में अगर मैं जोड़ू तो कुछ लोग आपने देखा होगा, जैसे कई शॉप खोल लेते हैं और पैसा लेके वो पैसों को ट्रांसफर कर देते हैं यूपीआई से, ठीक है, और उसमें बीच में से कुछ अपना कमीशन ले लेते हैं। 1% 2% बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन इधर उधर वो करते रहते हैं और थोड़ा बहुत कमीशन वो कमा लेते हैं। और कुछ लोग तो फ्री में ही कर देते हैं, जस्ट हेल्प के लिए कि आप मेरे यूपीआई में पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं आपको निकाल के दे दूंगा, सिर्फ हेल्प के लिए। तो एक तो ये कैटेगरी होती है। तो दूसरी कैटेगरी जो होती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शॉप है, ठीक है, और मेरे पास एक सेविंग अकाउंट है और मैंने उससे यूपीआई जो है कनेक्ट कर रखा है और अब मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, पैसा यूपीआई के द्वारा कलेक्ट करना या फिर पैसा किसी को देना, दोनों एक ही बात है, ट्रांजेक्शन में ही ये माना जाएगा। तो मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ यूपीआई के थ्रू और वो जा रहा है मेरे सेविंग अकाउंट में, तो ये भी एक तरीका है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे ही 4 अकाउंट हैं और मैं उन्हीं में खुद ही ट्रांजेक्शन करता रहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक यूपीआई से दूसरे में ट्रांजेक्शन भेज दिया, फिर दूसरे से तीसरे में मैंने बैलेंस भेज दिया, ठीक है। तो मैं एक ही में मतलब मेरा खुद का बैलेंस ही मैं 3-4 यूपीआई में ट्रांजेक्शन करता रहता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे किसी फैमिली मेंबर को मैंने अपने यूपीआई से पैसे ट्रांसफर वहां पे कर दिए। तो अब बात करते हैं कि इसमें इनकम टैक्स का क्या सीन है। तो देखिए, यूपीआई की अगर हम लिमिट की बात करें, वैसे तो ये बैंक टू बैंक रेफर करती है, बट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल आपको बता देगा कि 1 लाख रुपए आप 24 घंटे में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो अब यहाँ पे बात आती है इनकम टैक्स की। तो देखिए, इनकम टैक्स ने यूपीआई की कोई भी लिमिट को सेट नहीं किया है कि आप इतना ही रुपया इसमें डालें और इतना ही आप निकालें, ऐसी कोई वहां पर लिमिट नहीं है उनके रूल्स में। लेकिन अगर आप यूपीआई का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कुछ चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप रिवार्ड के लिए या फिर कैशबैक के लिए या फिर किसी की हेल्प के लिए, ठीक है, किसी भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा जो है ट्रांजेक्शन यूपीआई से कर देते हैं 1 साल के अंदर। तो ये एक साल जो होगा, फाइनल ईयर जो होगा वो होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ट्रांजेक्शन की अगर हम लगभग अमाउंट माने तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने 1 साल के अंदर 50 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन यूपीआई से कर दिया। तो 50 लाख रुपए का आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल में आपको 50 लाख पे कितना रिवॉर्ड मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार का रिवॉर्ड मिल जाएगा। या फिर मान लो आप कमीशन पे काम करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए पैसा लेके आप किसी को यूपीआई ट्रांसफर कर रहे हो और कमीशन ले रहे हो अपना बीच में। अगर 1% का कमीशन होगा तो 50 लाख पे आपको 50 हजार का कमीशन मिल जाएगा। 2% होगा तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। यानी आपका 1 लाख रुपए अर्निंग हुआ और बाकी 49 लाख तो आपने वापस ही ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे आपकी अर्निंग कितनी हुई? 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे इनकम टैक्स ये चीज नहीं देखता। इनकम टैक्स देखेगा कि आपका 1 ईयर का, 1 साल का जो भी ट्रांजेक्शन था वो 50 लाख का हो गया। तो पहली बात तो आपको गवर्नमेंट ये कहेगी कि अगर आपने 40 लाख से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन कर लिया, यानी 40 लाख से अगर आपने ऊपर ट्रांजेक्शन कर लिया, तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको ये नहीं समझाया जा सकता कि मैंने तो यहाँ पे 50 हजार रुपए या 1 लाख रुपए मैंने सिर्फ यहाँ पे कमीशन ही कमाया है, बाकी तो मैंने वापस उनको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांजेक्शन में अपना लगा दिया। तो वो उसको पूरा यहाँ पे टर्नओवर मानेगी और गवर्नमेंट की नजर में ये आपका एक तरीके से सेल हो जाएगा, यानी कि आपका एक बिजनेस हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स का ये कहना रहेगा कि आपकी जो 50 हजार की जो इनकम है उसमें आपको 6-7-8% का आपको अपना प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। नहीं, आपको इतना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और बाकी आप खर्चे दिखा सकते हो। तो ये आपको करना पड़ेगा और उसका टैक्स भरना पड़ेगा। और दूसरा, जो आप खर्चे दिखा रहे हो वो वैलिड खर्चे होने चाहिए और उसकी आपको बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी आप लफड़े में पड़ सकते हो, ठीक है, उलझनों में आप आ सकते हो। ऐसे बिना वजह छोटे मोटे रिवार्ड के चक्कर में आप ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने से बचे, तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम टैक्स आपको कभी भी नोटिस भेजकर सारे ट्रांजेक्शन का ब्यौरा आपसे मांग सकता है। अच्छा, एक चीज हो रहा है, यूपीआई आप किसी को कितना भी करते हो या फिर कितना भी आप कलेक्ट करते हो और आपके पास टोटल हिसाब किताब है, यानी कि आपने टोटल एक बुक मेंटेन करके अपने पास रखी हुई है, और ये जो इनकम टैक्स यानी कि जो आईटीआर विभाग है, और आप उनको बताने में सक्षम है, यानी कि आपके पास उनके हर एक सवालों का जवाब है कि सर मैंने इतना पैसा यहाँ से लिया और यहाँ मैंने दे दिया और यहाँ मैंने वैलिड अपना खर्चा कर दिया और ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा प्रॉफिट है, तो आप बच सकते हैं, तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बुक मेंटेन नहीं करते हैं और आप इधर उधर के फालतू के यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरी। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, तो उसमें आप जो भी सेल करते हैं, आप अपना जो भी सामान बेचते हैं, आप अपना सारा पैसा जो है कैश में ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि आपने जो भी वहां पे सामान दिया, आपने बिल
सारी की सारी वहाँ पे कैश पेमेंट अपनी वहाँ पे ली। और वहाँ पे कोई व्यक्ति, आपके कस्टमर एक ऐसा आ जाता है और वो आपको बोलता है कि जी मैं तो ऑनलाइन आपको दे सकता हूँ, मेरे पास तो कैश नहीं है, और आपका जो यूपीआई है आपने उस पर पैसा ले लिया और वो यूपीआई आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो देखो कभी कभी में तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने अपनी दुकान के ऊपर क्यूआर कोड लगा रखा है और आप बहुत ज्यादा पैसा जो है ऑनलाइन ही कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कस्टमर आ रहा है आप उसको बोलते हो स्कैनर करो और बैलेंस कर दो, ठीक है, और फिर जितने भी कस्टमर वहाँ पे आते हैं एक ही यूपीआई पे बहुत ज्यादा बार बार वहाँ पे उसी क्यूआर पे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये चीज सेविंग अकाउंट में अलाउड नहीं है। इसके लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं बिजनेस के लिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, और थोड़ा बहुत आप यूपीआई ट्रांजेक्शन भी वहाँ पे कर सकते हैं, आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, आप यूपीआई करते हैं अपने खुद के अकाउंट से अपने किसी फैमिली मेंबर को कर देते हैं और आप वहां से अपने वापस ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी अपने ब्रदर को यहाँ से 10,000 रुपये मैंने अपने यूपीआई से ट्रांसफर किया और शाम के टाइम मैंने वही 10,000 रुपये मैंने वापस से अपने रिटर्न मंगवा लिए यूपीआई के थ्रू, मैंने दोबारा से वहां से ट्रांजेक्शन करवा दिए, तो इसको ट्रांजेक्शन ही नहीं माना जाएगा, मतलब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मेरा एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में और एक अकाउंट मेरा HDFC में है, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने HDFC में बैलेंस डाला और HDFC में से मैंने जो है बैलेंस वही SBI के अकाउंट में डाल दिया, तो ये सारा पैसा जो है मेरे ही बैंक अकाउंट में घूम रहा है और सारा जितने भी मेरे बैंक अकाउंट में उसमें एक ही पैन कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सारा पैसा जो है मेरा खुद का ही घूम रहा है, तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कुल मिला के बात ये है कि जो यूपीआई का सिस्टम है, आप कितना भी यूपीआई से ट्रांजेक्शन करें, अगर आप बहुत ज्यादा यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए। जब कभी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिले तो आप उनको हिसाब दे सकते हैं। और अगर 1 ईयर में 40 लाख से ऊपर आपका ट्रांजैक्शन यूपीआई में है तो आपको जीएसटी नंबर वहां पर लेना पड़ेगा। ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो तो है, ठीक है। अगर आप पर्सनल अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। पर्सनल ट्रांजैक्शन आप सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन से आपको वहां पर बचना चाहिए। तो मैंने यूपीआई से जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का हमेशा की तरह 101% आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।